Welcome everyone to 30 Day CAPF crash course. This is Himanshu, All India ranked 163 in 2019 CAPF. We are starting with the new subject that is polity. देखिए मैंने रोड मैप तैयार किया है पॉलिटी का. I'll be taking 16 lectures and will be covering this in the entire 3 days. That I'm referring to is here obviously Lakshmikant, but I'll be covering very important points from the exams perspective. So let us begin the first lecture. वी इन द फर्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद द वेरियस एक्ट्स. देखिए ये जो एक्ट्स है ये पर्टिकुलरली पॉलिटी व्यू पॉइंट से रेफ़र किया गया है. जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ये एक्ट्स वापस से रिपीट होंगे, लेकिन वहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन. देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं. गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. फर्स्ट लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे. सुप्रीम कोर्ट केम एट कैलकटा 1774 में. फिर प्राइवेट ट्रेड जो था, जो सर्वेंट, जो देखिए जो कंपनी के सर्वेंट होते थे वो जो फरमान इशू होता था उसको मिसयूज़ कर लेते थे. तो प्राइवेट ट्रेड वाज नाउ प्रोहिबिटेड अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773. और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी था बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784. देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया और यहाँ पे दो डिपार्टमेंट बनाया गया. जैसे कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठाया गया और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठाया गया. और ये जो सिस्टम था इसको हम डबल गवर्नमेंट बोलते हैं. देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरीज इंडिया में थी उसको हम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोलते हैं इस एक्ट के हिसाब से. हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833. देखिए चार्टर एक्ट जो है इससे क्या हुआ कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड विद चाइना. मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. इसके बाद जो है ये इट वाज द फाइनल स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. फिर इससे क्या हुआ कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले गए. जो भी जो भी एक्ट्स बनते थे इस एक्ट के अंदर दैट वाज नाउ कॉल्ड द एक्ट. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब कमर्शियल बॉडी नहीं थी, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी. देखिए नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट 1853. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया था. देखिए फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से आया था. आप इसको याद रखेंगे. देखिए ये जो भी एक्ट्स हैं 1773 से लेके 1858 तक इसको हम कंपनी रूल यहाँ पे बोल रहे हैं. उसके बाद जो है वो क्राउन रूल है, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1858 आया था तो इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनीज रूल. ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं. देखिए इस एक्ट से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया जो थे नाउ ही वाज कॉल्ड द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. जो पहले हमने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओसी जो हमने पहले पढ़ा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे, नाउ दैट वाज एंडेड. और इसके जगह पे एक नया ऑफिस बनाया गया दैट वाज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट रिपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. एक और पॉइंट है कि 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया इस एक्ट से बना था. देखिए नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. देखिए इससे क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया. इसका क्या मतलब है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में स्टार्ट हो गए थे. देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है चार्टर एक्ट 1861 में दैट इज़ द रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम. आप याद रखें कि पोर्टफोलियो सिस्टम है ये लॉर्ड कैनिंग ने लाया था. इसका ये इस सिस्टम के अंदर ये होता था कि कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ सिस्टम को सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड करके और गवर्नर जनरल के अंडर दे दिया जाता था एंड दे वर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस ऑन दैट मैटर. फिलहाल आप इतना ही जानिए. दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस. नेक्स्ट एक्ट है देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ से स्टार्ट हुए थे. इट इंक्रीज द नंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस एक्ट गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट और सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का भी नॉमिनेशन इस एक्ट से स्टार्ट हो गया था. देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है. इसको मॉडलेमेंट और रिफॉर्म्स पे बोलते हैं. ये वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एंड वॉइसरॉय
के नाम पे ये बना है। उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मॉडल थे, लॉर्ड मिंटो उस समय के वॉइसरॉय थे। देखिए इस एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में जो जो भी वहाँ पे वोट करने वाले होंगे, एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग वहाँ पे वोट डाल पाएंगे। ये मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दिस वाज द इन दिस यहाँ से स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में आ चुका है, आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया था फ्रॉम 16 टू इट वाज एक्सटेंडेड टू 60। और फर्स्ट टाइम इंडियंस का एसोसिएशन होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स में। देखिए नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम मोंटागो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। उस समय मोंटागो जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड लॉर्ड कैम्पसफोर्ड वॉइसरॉय थे। देखिए दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन दी प्रोविंसेस। देखिए डायरकी का क्या मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि फेडरल सिस्टम के हिसाब से, जैसे आज हमारे पार्लियामेंट में फेडरल सिस्टम के हिसाब से जो लिस्ट सिस्टम है, वहाँ पे प्रोविंसेस में क्या हुआ कि डायरकी इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब दो सब्जेक्ट्स डिवीजन हो गया कि एक रिजर्व सब्जेक्ट था और एक जनरल सब्जेक्ट था। तो रिजर्व सब्जेक्ट वो वॉइसरॉय के अंडर ही था, और रिजर्व सब्जेक्ट में प्रोविंशियल्स के लेवल के कुछ जो लोकल लीडर्स हैं वो उस पर दे कुड लुक आफ्टर इट। आप फिलहाल इतना ही समझिए। इंट्रोड्यूस 1919 जो है इंट्रोड्यूस डायरकी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। देखिए 1892 में हमने देखा कि इनडायरेक्ट स्टार्ट हुआ था इलेक्शंस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ था 1919 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। वॉइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इस एक्ट से ये भी बोला गया कि 3 मेंबर्स टू बी इंडियन। एंड दिस जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट हमने जो 1909 में देखा ना, 1919 के हिसाब से इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर रिलीजन्स, जैसे सिख हो गए, और भी रिलीजन थे। तो बेसिकली याद रखिए 1919 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल था, इट वाज मोर एक्सटेंडेड। एक हाई कमिश्नर ऑफिस लंदन में फॉर इंडिया इस्टेब्लिश हो गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन भी आया था। देखिए इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेपरेट बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इट अबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस। जो भी देखिए ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट था, दैट वाज नाउ अबॉलिश्ड हियर इन द प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब सब्जेक्ट जो थे, जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स था, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, नाउ दैट वाज रिमूव्ड इन द प्रोविंसेस। एंड डायरकी जो था एट द सेंटर इंट्रोड्यूस हो गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर सकता है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी सेंटर इन 1919, तो नहीं, ये गलत है। सेंटर पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था 1935 में, प्रोविंसेस पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में, जो कि अबॉलिश हो गया था 1935 में। आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में ऐसे गिमिक किया जा सकता है। देखिए इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म, वही जो हम बात कर रहे थे अभी, डायरकी एट द सेंटर। नाउ दिस एक्ट 1935 इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब है कि जो हरिजन एंड ऑल भी और भी कुछ थे, और भी कम्युनिटीज़ थे, तो इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड। हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देख लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 के एक्ट के हिसाब से। एंड इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल प्रोविंसेस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लास्ट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। दिस एंडेड द ब्रिटिश रूल, पार्टीशन हुआ था उसके बाद। स्टूडेंट असेंबली टू अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन was passed and we dropped the title of emperor of. That's all for this lecture. मिलेंगे, till then stay tuned. I hope these lectures are helping you. Thank you.